नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं राकेश सर STRP कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों यह जो क्लास है स्पेशल कक्षा 10 के लिए है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, चैप्टर हमारा है जीवन की प्रक्रियाएं, जिसमें हम लोग भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो भोजन के मुख्य घटक हैं और उनके पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमारे भोजन में ये सभी तत्व प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक, इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित भोजन। कौन सा भोजन कहते हैं दोस्तों? संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पोषक तत्वों की या उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला नंबर, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट, मंड या शर्करा तथा वसा है। ठीक है दोस्तों, और निर्माणकारी पोषक तत्व वह कौन सा है दोस्तों? तो वह प्रोटीन्स है। ठीक, अगला जो हमारा है वह है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो वह क्या है? विटामिन्स है और खनिज है। ठीक है दोस्तों, तो जो पोषक तत्व है उनके कार्यों के आधार पे उनको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, निर्माणकारी पोषक तत्व और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो मंड व शर्करा तथा वसा है। ठीक है दोस्तों, और जो निर्माणकारी पोषक तत्व होगा प्रोटीन्स है, और जो आपका प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व होगा दोस्तों क्या है? विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह क्या होता है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, और यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। पहला नंबर आपका सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या शर्करा तथा लैक्टोज आदि सरल रूप में ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह सरल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं दोस्तों, तो मंड के रूप में आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना आदि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह आपका मंड के रूप में आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता क्या है। क्या है कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता? देखिए दोस्तों, पहला नंबर अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता, तो जो पहला पॉइंट हमारा, कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा पॉइंट है, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। यह क्या करता है दोस्तों? शरीर को तुरंत एनर्जी देता है या ऊर्जा देता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित किया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में क्या किया जाता है दोस्तों? संचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसमें हमने सरल कार्बोहाइड्रेट देखा, जटिल कार्बोहाइड्रेट देखा और कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वसाएं, जिसको हम फैट्स भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो वसा होती है, वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसा का भी निर्माण किससे होता है दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह दोस्तों अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है दोस्तों? कम होती है, यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं में यह हमें मक्खन, पनीर, दूध, घी के रूप में मिलता है। नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि
इसके वनस्पतिक स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे तो पशुओं में यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। अगर वनस्पति स्रोत के देखते हैं दोस्तों तो नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि के वनस्पतिक स्रोत के रूप में यह मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी उपयोगिता के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो वसा की उपयोगिता है, इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संरक्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों, देखिए दूसरा पॉइंट जो कि है, वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले क्या हैं दोस्तों। वसा क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, और जो तीसरा नंबर है दोस्तों वह क्या है, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ताप नियंत्रण का काम करते हैं और कोशिका कला का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वह क्या करते हैं, वसा शरीर को क्या करता है, आकृति प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है या शरीर को आकृति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वसा के बारे में हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन्स होते हैं यह भी दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन्स के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण क्या करते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। प्रोटीन एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का जो एक अणु होता है दोस्तों वह किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की यानी अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जंतुओं में प्रोटीन्स के स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर आदि हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर वनस्पति जगत में देखते हैं दोस्तों तो यह दालों, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि के रूप में उपलब्ध होता है या पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम इसकी उपयोगिता के बारे में देखेंगे। अभी दोस्तों हम लोग ये महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, इससे संबंधित फिर लास्ट में क्वेश्चन होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग प्रोटीन्स की उपयोगिता को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन्स की उपयोगिता है वो क्या है, तो प्रोटीन्स जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, यह जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये सभी प्रकार के एंजाइमों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और जो शरीर की टूट फूट की क्या करता है, यह मरम्मत करता है। कौन दोस्तों, प्रोटीन्स करता है। ठीक, यह आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है और हमें क्या मिलती है, फिर ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज हमें रोगों से क्या करती है दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करती है। जो प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती है दोस्तों, यह क्या करती है, हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हो गया प्रोटीन्स की उपयोगिता। अब हम दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो बच्चे में क्या प्रभाव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों की खुराक में पोषण विशेष प्रोटीन की कमी का स्पेक्ट्रम दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चिकित्सकीय स्पेक्ट्रम दर्शाता है। यह नवजात शिशुओं और बच्चों में अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्रोटीन्स की कारण कुपोषण होता है यह अधिकतर नवजात शिशुओं और बच्चों में देखा जाता है, जिसके कारण बच्चों में क्वाशरकर और मेरेस्मस जैसे महत्वपूर्ण रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वाशरकर और मेरेस्मस जैसे महत्वपूर्ण रोग हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्वाशरकर रोग को पढ़ेंगे। क्वाशरकर रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होता है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलते हैं। यह स्थिति लगभग 12 माह की आयु में आती है। यह स्थिति कब आती है दोस्तों, 12 माह की आयु में आती है, जब माँ के दूध की अनियमितता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों का क्वाशरकर हो जाता है या जिन बच्चों में क्वाशरकर हो जाता है उनकी बाजू तथा
टांगे अत्यधिक पतली हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? उनकी जो बाजू होती है और टांगे क्या होती है दोस्तों? अत्यधिक पतली हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तथा शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है दोस्तों वह कमजोर हो जाती है। मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वह उस बच्चे में क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा जो मानसिक मंदता होती है वह उत्पन्न हो जाती है। ठीक दोस्तों, मतलब उस बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वह धीरे धीरे क्षीण या कमजोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा क्या था दोस्तों? प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण थे और उससे जो रोग होने वाले थे, जैसे हमारा क्वाशरकर है और एक मेरेस्मर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मेरेस्मस रोग को पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेरेस्मस है, यह जो रोग है, मेरेस्मस रोग मुख्य ऊर्जा की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग मुख्य ऊर्जा की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग में बच्चा बहुत कमजोर दिखाई देता है। मेरेस्मस रोग में बच्चा क्या होता है दोस्तों? बहुत कमजोर दिखाई देता है। बच्चे का जो विकास है दोस्तों वह रुक जाता है। ठीक है, तथा ऊतकों और मांसपेशियों का ह्रास होता है। यानी कि जो ऊतक का निर्माण होता है और मांसपेशियों का निर्माण होता है उसमें क्या होती है? हानि होती है या ह्रास होता है। ठीक है दोस्तों, मेरेस्मस सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष तक के उन बच्चों में होता है जो कि माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरेस्मस रोग से पीड़ित बच्चे अपनी आयु से छोटे लगते हैं। यानी कि जो बच्चे की आयु होती है उससे क्या होते हैं? वो छोटा होता है या छोटे लगते हैं। ठीक है, मान के चलिए किसी बच्चे का 6 वर्ष का है। ठीक है, तो उसके बाद वह हमें कितने वर्ष का दिख रहा है? 3 वर्ष का दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, या हम ये तो हमने ज़्यादा एज बता दिया। मान के चलिए कोई बच्चे की एज 1 वर्ष है, वो हमें कितने का? 6 माह का दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके मुख्य लक्षण कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। इसके जो मुख्य लक्षण है वह क्या है? कमजोर हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वह कमजोर हो जाती है और भूख नहीं लगता है और डायरिया। ठीक है, मानसिक मंदता, मतलब जो बच्चे का सोचने की क्षमता है वह सोचने समझने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। मंद नाड़ी तथा सांस गति। ठीक है, तो यह है मेरेस्मस रोग के प्रमुख लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हमारा टॉपिक था भोजन के प्रमुख घटक अथवा पोषक तत्व, चैप्टर हमारा है जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, यह हमारे महत्वपूर्ण कुछ तत्व थे जिसमें हमने भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व, जिसमें से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसायन पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़ा। ठीक है, इसकी कमी से प्रमुख उपयोगिता या कमी से रोग को पढ़ा। अब हमारी जो क्लास होगी विटामिन्स की होगी, फिर इससे संबंधित नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे? इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।